हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीआईबी के एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट रूरल बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल बी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और केस स्टडीज को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। आप फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर दीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है या फिर नहीं, ताकि हम बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। ऑल इज क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेशन की स्टार्टिंग हम एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी के साथ करेंगे जो कि रिलेटेड है एजुकेशन लोन के साथ। ठीक है, एजुकेशन लोन एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जो कि हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो लोन्स हैं वो बेसिकली अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दिए जाते हैं ताकि इस पैसे से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ट्यूशन फीस, इक्विपमेंट और अदर एक्सपेंसेस को फाइनेंस कर पाए, उनको कवर कर पाए। ठीक है, अब इस केस स्टडी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको यहाँ पर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफर्ड फॉर स्टडीज इन इंडिया एंड एब्रोड। तो अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट है, इंडिया के अंदर पढ़ना चाहता है या फिर अब्रॉड के अंदर पढ़ना चाहता है, तो उसे मैक्सिमम लोन कितना यहाँ पर बैंक दे सकती है। पहला ऑप्शन क्या रहा है, इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए, अब्रोड के अंदर 2 लाख रुपए, इंडिया के अंदर 5 लाख रुपए, अब्रोड के अंदर 10 लाख रुपए, इंडिया के अंदर 10 लाख रुपए या फिर अब्रोड के अंदर 20 लाख रुपए, या फिर इंडिया के अंदर 20 लाख रुपए और अब्रोड के अंदर 40 लाख रुपए। तो क्या लग रहा है आपको, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दिए, फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अगर कोई स्टूडेंट इंडिया के अंदर पढ़ना चाहता है तो उसे मैक्सिमम 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन मिलता है, और कोई अगर स्टूडेंट अब्रॉड में जाकर पढ़ना चाहता है, जैसे कि यूएसए में जाकर पढ़ना चाहता है, तो उसे मैक्सिमम एजुकेशन लोन 20 लाख रुपए तक का मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड फॉर एन एजुकेशन लोन। देखो, जब भी आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो तो वो आपको ऐसे ही लोन नहीं देता, बल्कि आपसे पहले वो सिक्योरिटी डिमांड करता है ताकि अगर कोई बॉर्बर डिफॉल्ट कर दे तो बैंक उस सिक्योरिटी से अपने लोन का पैसा रिकवर कर पाए। ठीक है, जब हम एजुकेशन लोन लेने के लिए जाते हैं तब भी बैंक हमसे यहाँ पर सिक्योरिटी डिमांड करता है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले देखो, अप टू 4 लाख नो सिक्योरिटी। अगर आप 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। बस आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्वाइंट बॉर्बर होते हैं, ताकि अगर स्टूडेंट पैसा ना दे तो उसके पेरेंट्स से पैसा बैंक रिकवर कर पाए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे 4 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का लोन है तो उस केस में जो पेरेंट्स होंगे वो को बॉर्बर होंगे, साथ के साथ एक थर्ड पार्टी की गारंटी भी जो है वो चाहिए होगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद अगर 7.5 लाख से भी ज्यादा का लोन हो तो उस केस में जो पेरेंट्स होंगे वो ज्वाइंट बॉर्बर होंगे, साथ के साथ एक थर्ड पार्टी गारंटी भी यहाँ पर चाहिए होगी टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में। ठीक है, साथ के साथ जो हमारे स्टूडेंट है उसकी जो फ्यूचर इनकम होगी उसके ऊपर बैंक जो है असाइनमेंट का चार्ज जो है वो क्रिएट करेगा, ताकि जब फ्यूचर इनकम स्टूडेंट कमाए तो उससे बैंक अपना लोन जो है वो रिकवर कर सके। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोरेटोरियम पीरियड फॉर एन एजुकेशन लोन रेफर्स टू अ स्पेसिफाइड पीरियड ड्यूरिंग which the borrower, typically a student or their parent, is not required to make any repayments of the principal amount or the interest on the loan. What does the moratorium period for the education loan cover? देखो, मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, तो ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर borrower को किसी भी तरह के लोन की रीपेमेंट नहीं करनी पड़ती है, ना ही इंटरेस्ट की ना ही यहाँ पर प्रिंसिपल की। तो एजुकेशन लोन के केस में ये मोरेटोरियम पीरियड कितना होता है, कोर्स पीरियड ओनली, या फिर कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, या फिर 6 मंथ्स आफ्टर द कोर्स एंड, या फिर 2 ईयर आफ्टर द कोर एंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, एजुकेशन लोन के केस में आपको मोरेटोरियम पीरियड जो है वो कितना मिलता है? फटाफट से इसका आंसर बताइए, क्या लग रहा है आपको? एनी केसेस, एनीबॉडी, कोई भी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर इज अ करेक्ट आंसर। जैसे मान के चलिए अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो 3 साल प्लस 1 ईयर आपको 4 साल का टोटल यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा। ठीक है, इसमें 4 साल के अंदर
आपको ना तो इंटरेस्ट की पेमेंट करने की जरूरत है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट की, ना ही आपके पेरेंट्स को। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो, जब स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पढ़ रहा होगा, तो वो पैसा कहाँ से यहाँ पर बैंक को पे करेगा? तो बैंक समझता है इस बात को और कोर्स खत्म होने के बाद 1 साल का और टाइम पीरियड देता है ताकि जो स्टूडेंट है वो सेटल हो पाए और आसानी से लोन की रिपेमेंट जो है वो कर पाए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्जिन इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन अबव द 4 लाख फॉर स्टडीज इन इंडिया? तो देखो, अगर आप इंडिया के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, और आप यहाँ पर अप टू 4 लाख रुपए का लोन लेते हो, तो वहां पर कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे अगर आपको 3 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको बैंक पूरा पूरा 3 लाख रुपए जो है वो दे देगा, आपको खुद से कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। पर अगर आप यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा का लोन लेते हो, आप 4 लाख से ज्यादा का लोन लेते हो, तो वहां पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडिया के अंदर ये मार्जिन कितना होता है? 5%, 15%, 20% या फिर 25%? क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? फर्स्ट करिए, यहाँ पर 6 लाख रुपए का जो है वो लोन लिया जा रहा है, तो इस केस में मार्जिन कितना होगा? फटाफट से यहाँ पर मुझे बता दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 5% इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप इंडिया के अंदर पढ़ते हो और 4 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेते हो, तो उस केस में 5% का यहाँ पर मार्जिन होता है, यानी कि 5% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। यानी कि अगर हम 6 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो 30,000 रुपए हमें खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बाकी का जो पैसा है 5,70,000 पे वो बैंक हमें लोन के फॉर्म में जो है वो दे देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अब्रॉड के केस में मार्जिन कितना है? तो देखो, अगर आप अब्रॉड की बात करते हैं तो वहां पर जो मार्जिन है वो 15% का है। यानी कि अगर आप 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हो, चाहे आप इंडिया में पढ़ो चाहे आप इंडिया से बाहर पढ़ो, कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर 4 लाख से ज्यादा का लोन ले लेते हो, इंडिया के अंदर 5% है और अब्रॉड के अंदर ये 15% है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन है 5% जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई भी डाउट हो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ कोर्स is unable to complete it within the scheduled time frame. What is the maximum time extension allowed for the course completion? मान के चलिए एक स्टूडेंट है, उसने यहाँ पर 3 साल के कोर्स को ज्वाइन किया, तो इसका कोर्स का कंप्लीट होने का टाइम पीरियड कितना है? 3 साल। और स्टूडेंट किसी वजह से मान के चलिए वो फेल ही हो गया, वो 3 साल के अंदर कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो बैंक यहाँ पर मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन जो है स्टूडेंट को दे सकता है? 1 सेमेस्टर का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, या फिर नो एक्सटेंशन परमिट? कोई एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं होता है। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है? अगर कोई स्टूडेंट शेड्यूल टाइम फ्रेम के अंदर कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिलता है उसे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए? 1 सेमेस्टर का, 1 साल का, 2 साल का, या फिर नो एक्सटेंशन परमिटेड? कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पर परमिटेड नहीं है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी, किसी को पता हो? एनी गेसेस? ओके, तो ऑप्शन सी 2 ईयर इज द करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम जो एक्सटेंशन टाइम पीरियड होता है वो 2 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मच इंटरेस्ट कंसेशन में बी प्रोवाइडेड बाय बैंक इफ इंटरेस्ट इज सर्विस ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एंड सब्सिक्वेंट मोरेटोरियम पीरियड प्रायोर टू द कमेंसमेंट ऑफ रीपेमेंट? ठीक है, तो देखो, नॉर्मली आपको मोरेटोरियम पीरियड के अंदर लोन की रिपेमेंट जो है वो नहीं करनी पड़ती। मोरेटोरियम पीरियड के अंदर आपको लोन की रिपेमेंट नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, पर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर भी इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास पैसे होंगे या फिर उनके पेरेंट्स के पास होंगे। तो उस केस में इंटरेस्ट कंसेशन यहाँ पर मैक्सिमम कितना मिलता है ये मुझे यहाँ पर बता दो। इंटरेस्ट कंसेशन का मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है एक्चुअल उसे यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, कितना इंटरेस्ट कंसेशन मिलता है? 1% का, 2% का, 3% का, या फिर 4% का? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है 1% इंटरेस्ट कंसेशन इज द करेक्ट आंसर। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट 10% का है तो आपको 1% की इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी, यानी कि आपको सिर्फ 9% यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। ये तभी एप्लीकेबल है अगर आप मोरेटोरियम पीरियड के अंदर इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट जो है वो कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर के साथ रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये जो केस स्टडी है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी एजुकेशन लोन के साथ रिलेटेड। तो इस केस स्टडी के हेल्प से इंडिया के अंदर एजुकेशन लोन कैसे दिया जाता है, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस है, उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो।
जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है। एक तो हमारा जो सिलेबस होता है वो हम बहुत ही कम टाइम में जो है वो कवर करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आप बहुत कम टाइम में अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो, और सारा का सारा जो सिलेबस होता है वो अपडेटेड होता है। ठीक है, जो रिसेंट में चेंजेस होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करके देते हैं। तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मन बना ही लिया है हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो हमारा जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। हमारा जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करें लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप कॉम्बो कोर्स को ज्वाइन करते हो तो वहां पर 5% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप मेरे नाम का कूपन कोड यूज करते हो, यानी कि KUND है। ठीक है, तो इस कूपन कोड का अगर आप यूज करोगे तो आपको कॉम्बो कोर्सेज के ऊपर 5% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जो भी अपडेट वगैरह हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज जो है वो कर सकते हो। तो इसको जरूर यहाँ पर ज्वाइन जो है वो कर लीजिए। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर रेफर्स टू दोज सेक्टर व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर एज इंपॉर्टेंट for the development of the country. Which of the following sector is not considered a priority sector by the government of India and the Reserve Bank of India? देखो, priority sector ऐसे sectors होते हैं जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और देश की डेवलपमेंट के लिए इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट करना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के अगर हम इंडिया की बात करें, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो अगर हमें अपने देश की तरक्की करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट करनी यहाँ पे जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है। तो इसमें से कौन सा सेक्टर है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर नहीं आता? पहला एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन या फिर रियल एस्टेट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए, इसमें से कौन सा सेक्टर है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर नहीं आता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन या फिर रियल एस्टेट? तो इसके जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, रियल एस्टेट इज अ करेक्ट आंसर। रियल एस्टेट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। बाकी जो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो जो कैटेगरीज आती है वो यहाँ पर हमने पूरी एक लिस्ट जो है वो बनाई हुई है। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं इंडिया के अंदर? पहला एग्रीकल्चर, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट, फिर एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, और बाकी है अदर्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोरोवर्स इज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द वीकर सेक्शंस अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर? तो इसमें से कौन से हमारे वीकर सेक्शन के अंदर नहीं आते हैं? पहले देखो, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक्सपोर्टर या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें से कौन सा ऐसा बोरोवर है जो कि हमारे वीकर सेक्शन के अंदर जो है वो नहीं आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, एक्सपोर्टर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंदर जो है वो आता है, ना कि वीकर सेक्शन के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को डिफाइन करती है? तो पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर बेसिकली, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है। देखो, हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उनको प्रॉपर वे में जो है क्रेडिट क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो मिलती रहे। क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो मिलती रहे। ठीक है, तो जो आरबीआई है उसने यहाँ पर एक पॉलिसी बनाई थी, जिस पॉलिसी के अंदर हमारे जो बैंक्स हैं उनको अपने टोटल लोन्स एंड एडवांसेस का एक सर्टेन परसेंटेज जो है कंपल्सरी इन प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर एक बैंक है वो टोटल यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का लोन देती है, तो आरबीआई ने बोला है कि आपकी जो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस है इसका एक सर्टेन परसेंटेज, मान के चलिए ये 10% है, तो वो आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही पड़ेगा, यानी कि 10 करोड़ रुपए आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही पड़ेगा। और इस पॉलिसी को ही हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है
वो कहते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को डिफाइन करिए? एक गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड लोन्स टू लो इनकम इंडिविजुअल, ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि सब्सिडाइज्ड लोन जो है लो इनकम इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करती है, या फिर ये आरबीआई की पॉलिसी है जिसके अंदर बैंकों को अपने टोटल लोन्स एंड एडवांसेस का एक सर्टेन परसेंटेज जो है एलोकेट करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर को, या फिर ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है बैंक्स के द्वारा जिससे वो अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको प्रमोट करते हैं लैंडिंग के थ्रू, या फिर एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सपैंड करना चाहते हैं अनबैंक पॉपुलेशन के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को डिफाइन करिए? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को डिफाइन करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक आरबीआई की पॉलिसी है जिसके अंदर बैंकों को अपने टोटल एंड लोन्स एंड एडवांसेस का एक सर्टेन परसेंटेज जो है प्रायोरिटी सेक्टर को एलोकेट करना पड़ता है कंपलसरी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजीव इज द मैनेजर ऑफ डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड दैट फॉल्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। द बैंक्स adjusted net bank credit is 100 million and credit equivalent off balance sheet exposure is 20 million. According to the priority sector lending norms, bank is required to allocate funds to the priority sector on the basis of, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो बैंक्स हैं उनको अपने टोटल लोन्स एंड एडवांसेस का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो किस बेसिस पे की जाएगी, किस बेसिस पे की जाएगी, यानी कि किसके परसेंटेज जो है वो लिया जाएगा? तो नॉर्मली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए दो चीजें देखी जाती है बैंक की, एक होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और एक होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। और इन दोनों में से जो भी हायर होता है उसके बेसिस पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो की जाती है। जैसे मान के चलिए कि जो राजीव है उसके जो प्रायोरिटी सेक्टर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है वो है 40%, यानी कि उन्हें टोटल प्रायोरिटी सेक्टर को 40% यहाँ पर देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है वो हमारा जो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है उससे ज्यादा है, यानी कि इस बैंक को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो कि 100 मिलियन उसके बेसिस पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अगर हम मिनिमम अमाउंट निकाले तो वो कितनी होगी यहाँ पर 40 मिलियन, यानी कि जो 100 मिलियन वो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, ठीक है, उसके 40% के इक्वल जो 40 मिलियन है वो यहाँ पर बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर को लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में जो है वो देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये जो बैंक है उसको किसके बेसिस पे जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या लग रहा है? ऑप्शन ए एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर और एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट दोनों में से एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट हायर है, तो इस बैंक को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट के बेसिस पे ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के साथ। किसके साथ रिलेटेड है? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के साथ। ठीक है, तो केस स्टडी क्या है यहाँ पर? राजीव मैनेजेस अ डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, द बैंक्स एएनबीसी इज 120 मिलियन while its CEOB is 25 million. Explain how the priority sector lending norms affect the Rajiv Bank's lending activities. Calculate the minimum amount the bank should allocate to the priority sector based on the provided norms. ठीक है, देखो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यहाँ पर करनी पड़ती है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक को वो होती है 40%, जिसमें से 18% जो है वो जाता है एग्रीकल्चर को। ठीक है, और 18 में से 10% स्पेशली स्मॉल मार्जिनल फार्मर को दिया जाता है, 7.5% जाता है कंपल्सरी माइक्रो इंटरप्राइजेस के पास और 12% जाता है हमारे वीकर सेक्शन को। किसे? वीकर सेक्शंस को। अब क्योंकि देखो एएनबीसी और सीईओबी में से हायर कौन है? एएनबीसी है, तो इस बैंक को एएनबीसी के बेसिस पे जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर एएनबीसी जो है वो लिखा हुआ है। तो हमें अगर मिनिमम अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखो हमें जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है वो 120 मिलियन के बेसिस पे करनी है। किसके बेसिस पे करनी है? यहाँ पर 120 मिलियन के बेसिस पे करनी है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैलकुलेट करें कि टोटल कितना पैसा इन लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में प्रायोरिटी सेक्टर को इस बैंक को देना पड़ेगा, तो 120 मिलियन का आपको 40% जो है वो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? 120 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आ गया यहाँ पर 48 मिलियन, यानी कि जो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस बैंक को प्रोवाइड करना प्रायोरिटी सेक्टर को वो है 48 मिलियन। उसके बाद देखो 18% जाएगा एग्रीकल्चर को, तो 120 मिलियन का 18% क्या हो जाएगा? 18%। ठीक है,
तो 120 मिलियन का अगर आप 18% निकालो तो ये आपका आ जाता है 21.6 मिलियन। ठीक है। और अगर आप स्मॉल मार्जिन फार्मर का निकालना चाहते हो तो आपको क्या करने का पड़ेगा, 120 मिलियन का 10% जो है वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर 120 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका सीधा सीधा यहाँ पर 12 मिलियन जो है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर आप माइक्रो इंटरप्राइजेस का निकालना चाहते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 7.5%। तो 120 का अगर आप 120 का 7.5 निकाल दो, 120 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 9 मिलियन। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर वीकर सेक्शन का निकालना चाहते हो तो वो कितना निकलेगा, ये आएगा आपका इंटू 12%। ठीक है। तो अगर आप 120 मिलियन का 12% निकालो तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 14.4 मिलियन। तो ये यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, जो मिनिमम मिनिमम जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जाएगी वो इस तरीके से यहाँ पर की जाएगी। 48 मिलियन टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। ठीक है। जिसमें से 21.6 मिलियन जो है वो एग्रीकल्चर को जाएगा और 12 मिलियन स्पेशली स्मॉल मार्जिनल फार्मर को जाएगा, 9 मिलियन जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को, 14.4 मिलियन हमारा जाएगा वीकर सेक्शन को। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब एक चीज यहाँ पर आपको और ध्यान में देनी है कि अगर कोई यहाँ पर फॉरेन बैंक है, अगर यहाँ पर कोई फॉरेन बैंक है और उसकी जो ब्रांचेस है वो 20 से ज्यादा है, अगर उसकी जो ब्रांचेस है वो 20 से ज्यादा है तो उसके ऊपर भी सेम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि अगर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये चेंज कर देता कि ये राजीव मैनेजेस अ फॉरेन बैंक विद ब्रांचेस 23, तो उसके ऊपर भी ये सेम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होते। ठीक है। अब एक और हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है फॉरेन विद 19 ब्रांचेस। ठीक है। तो जो हमारी फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से कम ब्रांचेस हैं तो उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है, तो वो हम यहाँ पर केस स्टडी की हेल्प से समझेंगे। तो रोहन मैनेजर फॉरेन बैंक विद 19 ब्रांचेस एंड बैंक्स ANBC is 10 million and CEOB is 25 million. Explain how the priority sector lending norms affect the Rohan's bank's lending activities. Calculate the minimum amount that bank should allocate to the priority sector based on the provided norms। ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो आपने चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ANBC और CEOB में से हायर कौन है, तो CEOB है। यानी कि आपको CEOB के बेसिस के ऊपर जो हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो अगर हम नॉर्म्स की बात करें, जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है एलोकेशन है वो तो 40% है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं है। यानी कि इसे टोटल 40% जो प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग करनी पड़ेगी, जिसमें से 32%, मैक्सिमम 32% जो है वो एक्सपोर्ट को कर सकता है और मिनिमम उसे 8% जो है अदर प्रायोरिटी सेक्टर को जो है वो देना पड़ेगा। तो चेंज क्या है, एक चीज नोटिस करिए कि जो फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस है तो उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स है क्या, 40 टोटल, 18 एग्रीकल्चर, 7.5 माइक्रो इंटरप्राइजेस और 12% हमारे वीगर सेक्शन को। पर इस जो ऐसी फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेस है उसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। एक चीज सेम है कि 40% उसे टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा, जिसमें से मैक्सिमम वो 32% एक्सपोर्ट को दे सकती है। ठीक है। और मिनिमम उसे 8% जो है अदर सेक्टर्स को देने पड़ेंगे। तो अगर आप निकालो यहाँ पर, हम मान के चले कि 32% यहाँ पर एक्सपोर्ट को ही दिया जा रहा है, तो अगर हम टोटल प्रायोरिटी सेक्टर निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 40% ऑफ किसका, हमारे 25 मिलियन का। तो अगर आप 25 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 कर देते हो तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 मिलियन। ये आ जाएगा आपका 10 मिलियन, यानी कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितने, 10 मिलियन। उसके बाद अगर हम 32% ऑफ 25 का निकालें तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 8 मिलियन। और अगर हम अदर सेक्टर निकालें, 8% है वो, तो बाकी जो 2 मिलियन बचा है वही आपका अदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म जो है वो होगा। ठीक है। तो अगर हम मिनिमम अमाउंट की बात करें तो 10 मिलियन जाएगा टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में, जिसमें से 8 मिलियन जो है वो जाएगा आपका एक्सपोर्ट को। ठीक है। और बाकी जो 2 मिलियन बचा है वो आपके अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स में जो है वो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये कंपल्सरी नहीं है, अगर फॉरेन बैंक चाहती है तो वो 20% अदर प्रायोरिटी सेक्टर को दे सकती है। ठीक है। और बाकी का जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट को दे सकती है अगर उसका मन करे तो। पर मैक्सिमम वो 32% एक्सपोर्ट को दे सकती है और मिनिमम उसे 8% अदर प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है रीजनल रूरल बैंक के साथ। केस स्टडी क्या है, Sharini works as a chief financial officer of a regional rural bank. The bank's ANB is 50 million and CEOB is 10 million. The management aims to achieve the priority sector lending targets set by the RBI. Calculate the minimum amount that the RLB should lend to small
एंड मार्जिनल फार्मर टू मीट दिस टारगेट्स। ठीक है, तो शालिनी जो है वो बेसिकली रीजनल रूरल बैंक के अंदर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम करती है। उसका जो एएनबीसी है वो 50 मिलियन है, जो सीईओ भी है वो 10 मिलियन है। मैनेजमेंट को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स को जो है वो अचीव करना है। तो हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि जो आरएलबी है उसे मिनिमम कितना पैसा जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देना पड़ेगा अपने प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो नॉर्म्स है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लो। तो जो रीजनल रूरल बैंक है उनको 75% एएनबीसी और सीओबी उसमें से जो भी हायर है वो प्रायोरिटी सेक्टर को जो है वो देना पड़ता है। यानी कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना है 75%, जिसमें से 18% उसे एग्रीकल्चर को और 10% आपका स्मॉल मार्जिन फार्मर को देना पड़ता है। माइक्रो इंटरप्राइजेस को 7.5% और जो वीकर सेक्शन है उनको यहाँ पर 15% जो है वो देना पड़ता है। ओके, तो हमें यहाँ पर निकालना था कि जो स्मॉल मार्जिन फार्मर्स है उसको कितना देना है। तो यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर को जाएगा 18%, जिसमें से 10% हमारे स्मॉल मार्जिन फार्मर को जाएगा ही जाएगा। तो एएनबीसी और 50 सीओबी में से हायर कौन है आपका, ये है 50 मिलियन जो कि एएनबीसी। तो एएनबीसी के बेसिस पे आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है। तो अगर आप 50 मिलियन का 10% निकालो तो वो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 मिलियन आ जाएगा। यानी कि टोटल 5 मिलियन मिनिमम जो है इस बैंक को स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर को देना पड़ेगा अगर आप वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स को मीट करना चाहती है। तो ऑप्शन ए 5 मिलियन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है 5 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, और किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज आर फाउंड बाय फार्मर्स टू कलेक्टिवली undertake the activities related to production, procurement, processing and marketing of agriculture produce. What is the maximum loan limit per borrowing entity for farmer producer organization और farmer producer company? देखो पहले यहाँ पे समझो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनीज होती क्या है। तो देखो जब फार्मर अकेले अकेले खेती करते हैं ना तो उन्हें यहाँ पर कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं होती, क्योंकि देखो उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो एक नई टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट्स को परचेज कर पाए। ठीक है, जिससे वो अच्छे तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं। जब वो खेती कर लेते हैं तो उसकी मार्केटिंग भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं इंडिविजुअली, और ना ही वो मार्केट में जाके बार्गेनिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मर्स ने क्या किया, कुछ अपने यहाँ पर ग्रुप्स बनाए। जैसे एक विलेजेस के अंदर 20 फार्मर जो है वो काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर एक यहाँ पर कंपनी जो है वो बना ली। ठीक है, अब ये कंपनी जो है वो एक साथ मिलकर जो है वो खेती करेगी। यानी कि 20 किसान में एक साथ मिलकर जो है वो खेती करेगी अपनी जमीनों के ऊपर। जो भी पैसा होगा वो 20 फार्मर लगाएंगे। ठीक है, और जो भी प्रोड्यूस होगा उसको 20 फार्मर मिलकर ही मार्केट में बेचने जाएंगे। जिससे क्या होगा कि एक तो इनके पास कैपिटल ज्यादा आएगी, जिससे वो मॉडर्न टूल्स को यूज कर पाएंगे, इक्विपमेंट्स को यूज कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे। साथ के साथ जब इनका प्रोडक्शन हो जाएगा मार्केट में, जब ये बेचे जाएंगे तो इनके जो प्रोड्यूस है और उनकी अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये ज्यादा मार्केटिंग जो है वो कर पाएंगे। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स का ही ग्रुप होता है जो कि साथ में मिलकर खेती का काम करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करनी, प्रोक्योरमेंट करनी, प्रोसेसिंग करनी और मार्केटिंग करनी। तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इनको यहाँ पर लोन जो है वो मिल जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम लोन कितना मिलता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या फिर 10 करोड़? फटाफट से इसका आंसर बता, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको मैक्सिमम कितना लोन जो है वो मिल सकता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या फिर 10 करोड़? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। यानी कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम 5 करोड़ का लोन जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउसिंग लोन्स आर इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हाउसिंग लोन? तो हमारे एक हाउसिंग सेक्टर भी जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो है वो आता है। हाउसिंग सेक्टर भी हमारे यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है। तो जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहले देखो, loans for housing up to 35 lakh in larger cities with population of 10 lakh and 25 lakh in other qualifies for priority sector lending if the overall dwelling cost is below 45 lakh और 30 lakh रिस्पेक्टिवली। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अगर आप लार्जर सिटीज में रहते हो जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर आपको मैक्सिमम हाउसिंग लोन जो है वो 35 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। और अगर
कोई और अदर एरिया है जहां पर पॉपुलेशन कम है, छोटी सिटी है, तो वहां पर मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन जो है वो मिल जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि अगर आप लार्ज सिटीज में घर बनाने के लिए लोन ले रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट है, घर बनाने की जो कॉस्ट है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप स्मॉल सिटीज में घर बनाने के लिए लोन ले रहे हो तो आपकी जो डिवेलिंग कॉस्ट है, इन घर को बनाने की जो कॉस्ट है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हाउसिंग लोन आपको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कितना मैक्सिमम जो है वो मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल हाउसिंग लोन इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रिमेन क्लासिफाइड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अंटिल मैच्योरिटी। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर मान के चलिए किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से हाउसिंग लोन जो है वो लिया हुआ है तो वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो है वो आ जाता है जब तक कि वो मेच्योर नहीं हो जाता। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हाउसिंग लोन्स टू बैंक एम्प्लॉयज आर नॉट कंसीडर्ड ए पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। देखो, अगर आपने अपने मतलब मान के चलिए एक एक्सवाइजेड बैंक है, उसने अपने एम्प्लॉय को हाउसिंग लोन दिया है तो ये आपका हाउसिंग सेक्टर जो है वो नहीं, मतलब हाउस, ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो है वो नहीं आएगा। यानी कि इसे हम प्रायोरिटी सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हाउसिंग लोन सपोर्टेड बाय लॉन्ग टर्म फंड शुड बी क्लासिफाइड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, अगर हाउसिंग लोन दिया गया है और उसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा है, एज अ सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स दिए गए हैं, तो वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर नहीं आता है। इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहली तीन स्टेटमेंट यहाँ पर हाउसिंग लोन के रिगार्डिंग करेक्ट है, पर ये चौथी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्लियर है आपके यहाँ तक? कोई भी डाउट हो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। फटाफट से मुझे बता दें क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? ऑल इज क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। विच बैंक लोन्स टू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू बी एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो है वो आता है। इसमें से कौन सा ऐसा लोन है जो कि यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कंसीडर्ड होगा? पहले देखो, लोन्स अप टू 5 crores फॉर स्कूल्स वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज पर बोरो। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे स्कूल बनाना चाहता है, वाटर फैसिलिटी को बनाना चाहता है, तो उसे मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए जो है वो मिल सकता है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लोन्स अप टू 10 crore फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टायर 1 और टायर 4 सेंटर्स अप्लाई टू यूसीबी इन सेंटर विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। लोन एक्सटेंडेड टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑन लैंडिंग टू इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप फॉर वाटर और सैनिटेशन। तो अगर कोई लोन यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को दिया गया है जो कि आगे उस पैसे को लैंड करेगा इंडिविजुअल्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को, वाटर और सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये भी हमारा बिल्कुल प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो है वो आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट नोटिफिकेशन 26 जून 2022 विच डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इज नॉट करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पर क्या है, माइक्रो एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखो, माइक्रो एंटरप्राइज एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी अपने मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और उसकी जो टर्नओवर होती है वो भी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होती। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। स्मॉल एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। स्मॉल एंटरप्राइज एक ऐसी कंपनी होती है जिसने अपनी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की होती है और जो टर्नओवर है वो भी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होती है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। मीडियम एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 500 करोड़। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये गलत है। क्यों ऐसा गलत है? देखो, मीडियम एंटरप्राइजेस ऐसी कंपनी होती है जिसने अपने प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की होती है और उसकी जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से जो है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पर 500 करोड़ लिखा हुआ है, इसीलिए ये जो डेफिनेशन है वो गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज आ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जो कि हाउसिंग लोन से रिलेटेड है। तो ये जो केस स्टडी है वो बेसिकली इंदिरा आवास योजना के ऊपर है। इंदिरा आवास योजना को 1985-86 में लॉन्च किया गया था और ये जो थी वो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की ही एक सब स्कीम थी। आगे चलकर इसे जो है इस स्कीम से डी लिंक कर दिया गया था और 1996 के अंदर इसे एक इंडिपेंडेंट स्कीम जो है वो बना दिया गया था।
ठीक है। इंदिरा आवास योजना बेसिकली रूरल एरियाज के अंदर जो बीपीएल हाउस होल्ड यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उनकी जो हाउसिंग नीड्स थी उनको फुलफिल करने का काम जो है वो करती थी। यानी कि इंदिरा आवास योजना के अंदर ऐसे इंडिविजुअल जो कि रूरल एरियाज में रहते थे और वो बिलो पॉवर्टी लाइन आते थे, तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी ताकि वो उससे अपना पक्का मकान जो है वो बना सके। ठीक है। अब इस केस स्टडी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले देखो, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। तो बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही था कि रूरल एरियाज के अंदर जो भी इंडिविजुअल फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए ताकि वो अपना घर जो है वो बना सके। ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बिल्डिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज फॉर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज लिविंग द पॉवर्टी लाइन। ये गलत है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाने के लिए लोन नहीं देते, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देते थे। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिलीज लिविंग इन रूरल एरियाज। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो सभी को नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ वही फैमिलीज या फिर इंडिविजुअल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते थे उन्हीं को फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती थी। तो करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंदिरा आवास योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनिशियली द फोकस वाज ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, फ्री बंडल लेबर्स एंड लेटर एक्सटेंडेड टू इंक्लूड। देखो, ये जो इंदिरा आवास योजना थी इसका इनिशियली जो फोकस था वो सिर्फ एससी एसटी और जो फ्री बंडल लेबर से उनके ऊपर था, पर बाद में इसे और एक्सटेंड कर दिया गया और इसके अंदर जो नॉन एससी और एसटी फैमिलीज थी उनको भी इंक्लूड कर दिया गया था। यानी कि अगर कोई फैमिली जो है वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी में नहीं आती थी पर वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, तो उसे भी इस स्कीम के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था और उसे भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती थी अपना घर बनाने के लिए। तो जो ऑप्शन बी होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको? नॉन एससी एसटी फैमिली इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारी जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रिगार्डिंग। ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना बेसिकली इंदिरा आवास योजना का ही एक रीवैम्प्ड वर्जन है। कहने का मतलब क्या है कि इंदिरा आवास योजना को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो बना दिया गया था। यानी कि आज के टाइम में इंदिरा आवास योजना काम नहीं करती है, उसकी जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो काम करती है। तो इसे जो है इनिशिएट किया गया था 1 अप्रैल 2016 के अंदर। ठीक है। और इसका मेन फोकस यही था कि जो इंदिरा आवास योजना के अंदर जो भी खामियां थी, जो भी गैप्स थे, उनको रिमूव करके जो एफिशिएंसी हाउसिंग स्कीम्स की उसे इंक्रीज की जा सके। इस स्कीम का एम क्या था कि रूरल एरियाज के अंदर जितने भी लोग रहते हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए ताकि वो अपना पक्का मकान जो है वो बना सके। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है? तो क्या डिफरेंस हुआ इंदिरा आवास योजना से? पहले इंदिरा आवास योजना बिलो पॉवर्टी लाइन काम करती थी, पर यहां पर ऐसा नहीं है। अगर कोई भी पर्सन है जो होमलेस है, ठीक है, रूरल एरियाज के अंदर रहता है और होमलेस है या फिर उसके पास कच्चा मकान है, तो उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी ताकि वो अपना पक्का मकान जो है वो बना सके। ठीक है। अब इस केस स्टडी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मिनिमम साइज रिक्वायरमेंट फॉर हाउस कंस्ट्रक्टर अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है तो मिनिमम कितने साइज का आपको घर बनाना पड़ेगा? 15 सिक्योर मीटर, 20 सिक्योर मीटर या फिर 25 सिक्योर मीटर, या फिर देयर इज नो मिनिमम साइज रिक्वायरमेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कितना बड़ा आपको यहाँ पर घर बनाना पड़ेगा मिनिमम? तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 25 सिक्योर मीटर इज अ करेक्ट आंसर। 25 सिक्योर मीटर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज द कॉस्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यूनिट शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन प्लेन एरिया। देखो, मैंने आपको कहा कि स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल्स या फिर फैमिलीज को जो रूरल एरियाज में रहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, मान के चलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है 1,20,000 रुपए की, तो इसमें कितना कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में रहेगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि घर कहाँ पे बनाया जा रहा है। देखो, अगर प्लेन एरियाज है तो वहां पर ये जो परसेंटेज है वो फिक्स की गई है 60 और 40। इसका मतलब क्या हुआ
कि 60% जो है कॉस्ट बियर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% कॉस्ट बियर करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पर अगर यही घर किसी हिली एरिया में या डिफिकल्ट एरिया में बनाया जा रहा होता तो वहां पर ये जो परसेंटेज है वो 90:10 है, यानी कि 90% कवर करेगी, मतलब कॉस्ट जो है वो कवर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% हमारी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 60 एंड 40 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर 100 रुपए कॉस्ट है तो 60 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 रुपए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूशन क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग द बेनिफिट्स अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं, इंडिविजुअल्स या फैमिलीज हैं, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर बेनिफिट नहीं ले सकती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले सकती है, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। पहले देखो, इंडिविजुअल हु ऑलरेडी रिजाइडिंग इन पक्का हाउस, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के पास पहले से ही पक्का हाउस है तो उसे बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल्स ऑन मोटराइज व्हीकल, फिशिंग बोट्स या फिर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, अगर कोई इंडिविजुअल्स है उसके पास मोटराइज व्हीकल है, कोई फिशिंग बोट है या फिर कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है मॉडर्न, तो वो भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर है जिसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 50,000 या फिर उससे ज्यादा है तो वो भी इससे बाहर हो जाएगा, यानी कि वो भी स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं ले पाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और हाउस होल्ड विद अ मेंबर अर्निंग मोर देन 10,000 अ मंथ, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई हाउस होल्ड है जिसका एक मेंबर जो है वो 10,000 रुपए से ज्यादा यहाँ पर कमा रहा है तो वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर जो है वो आते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो नहीं ले सकता है, इनको स्कीम से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द इंक्रीज्ड यूनिट असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल या फिर फैमिली है तो उसको मैक्सिमम कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर। पहला देखो, अगर प्लेन एरिया है तो 17,000 से, ठीक है, जो यूनिट असिस्टेंस है उसको 17,000 से 1 लाख रुपए तक का इंक्रीज कर दिया गया है। और अगर यहाँ पर कोई हिली स्टेट से या फिर डिफिकल्ट एरिया है तो वहां पर 75,000 रुपए से 1,20,000 रुपए जो है वो कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? तो देखो, पहले जो यूनिट असिस्टेंस होती थी प्लेन एरियाज के अंदर वो 70,000 की होती थी और जो हिली एरियाज थे वहां पर 75,000 की थी। पर बाद में जाकर प्लेन एरिया के अंदर 17,000 से इंक्रीज करके 1,20,000 रुपए कर दी गई थी, यानी कि अब कितनी लिमिट है यहाँ पर, मतलब यूनिट असिस्टेंस कितनी प्रोवाइड की जाती है प्लेन एरिया के अंदर, 1,20,000 रुपए की। और हिली एरियाज की बात करें तो वो है 1,30,000 रुपए। तो 75,000 से इसे इंक्रीज करके 1,30,000 रुपए जो है वो कर दिया गया था। तो जो आपका ऑप्शन बी रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ लॉन्ग डज द बेनिफिशियरी हैव टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम। तो हमारा जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, अगर उसे मान लो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल चुकी है तो उसे कितने टाइम पीरियड के अंदर अपना जो घर है वो बना लेना चाहिए, ठीक है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना जरूरी है। 6 मंथ, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स, क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। अगर कोई बेनिफिशियरी है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है तो उसको अपना घर कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेना होगा बनाकर? 6 मंथ, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से आंसर बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। 12 मंथ्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्ड द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर दोज नॉट कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि कई ऐसे लोग थे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से एक्सक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको भी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की थी जिसे हम इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहले देखो, ये एक न्यू स्कीम थी जिससे रूरल हाउसिंग को प्रमोट किया जा सके, ठीक है, और इसे 2017 में जो है यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है वो अप्रूव किया गया था, जहां पर जो गवर्नमेंट है वो 3% की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करती थी। इसका क्या मतलब हुआ? तो नॉर्मली देखो, अगर कोई पर्सन होम लोन ले रहा है, कोई पर्सन यहाँ पर होम लोन ले रहा है और उसके ऊपर उसको 10% का इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो जो गवर्नमेंट है 10% में से 3% इंटरेस्ट जो है वो पे कर देगी, यानी कि जो बॉर्वर है उसे एक्चुअली में सिर्फ 7% इंटरेस्ट ही जो है वो पे करना
पड़ेगा, जिससे इसे सस्ते दामों पे जो होम लोन मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इट इनेबल पीपल इन रूरल एरियाज टू कंस्ट्रक्ट न्यू हाउसेज और मेक एडिशन टू देयर एग्जिस्टिंग पक्का हाउसेज इन ऑर्डर टू इंप्रूव dwelling यूनिट्स। ये भी करेक्ट है कि ये जो सब्सिडी स्कीम है, ठीक है, इसके अंदर आपको सब्सिडी नया घर बनाने के लिए भी मिल जाती है, और अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पक्का हाउस के अंदर कोई एडिशन करना चाहते हो तो वहां पर भी आपको सब्सिडी जो है वो मिल जाती है। और ये जो स्कीम थी इसको बेसिकली नेशनल हाउसिंग बैंक ने जो है वो इम्प्लीमेंट की थी, और स्कीम के अंदर जो बेनिफिशियरी है उसको 2 लाख रुपए तक का जो लोन वो लेता है उसके ऊपर सब्सिडी जो है वो मिल जाएगी। यानी कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर मान के चलिए 2 लाख 3 लाख रुपए का लोन लेता है, तो 2 लाख का जो लोन होगा उसके ऊपर जो 10% इंटरेस्ट पे करेगी, बॉर्वर पे करेगा, उसके ऊपर 3% का सब्सिडी जो है वो मिल जाएगा। पर ये जो 1 लाख रुपए ज्यादा है वहां पर गवर्नमेंट कोई भी इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो पे नहीं करती है। तो अप टू 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट पे करती है बॉर्वर के बिहार पर, ठीक है। और स्कीम को किसने इंप्लीमेंट किया है, नेशनल हाउसिंग बैंक ने। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली जो इंटरेस्ट सब्सिडी है जो 3% है वो नेशनल हाउसिंग बैंक को देती है। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये जो 3% की सब्सिडी है वो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन या फिर जो एनबीएफसी है जिन्होंने हाउसिंग लोन दिया है उसे दे देती है, जिसकी वजह से जो बॉर्बर है उसे 3% कम इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। तो ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस स्कीम के रिगार्डिंग ये सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दिया, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मनरेगा इज अ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005. The primary objective of मनरेगा is to enhance the livelihood security of rural household by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in financial year 2. ठीक है, देखो जो मनरेगा था वो एक ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर रूरल एरियाज के अंदर जो हमारे अडल्ट थे, ठीक है, जो अडल्ट थे उनको मिनिमम 100 दिनों का काम जो है वो दिया जाता था। यानी कि इसकी गारंटी दी जाती है कि साल के अंदर उसको कम से कम 100 दिन का काम जो है वो मिलेगा, जिसकी वजह से वो बेरोजगार नहीं रहेगा। तो ये जो 100 दिन का काम है ये किसे दिया जाता है स्कीम के अंदर, पहला एवरी अडल्ट मेंबर ऑफ द रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। यानी कि जो हमारे रूरल हाउस होल्ड है उसके जितने भी अडल्ट मेंबर्स हैं जो कि अनस्किल्ड काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें 100 दिन का काम गारंटेड दिया जाता था। या फिर एवरी अडल्ट मेंबर ऑफ द रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू स्किल्ड मैनुअल वर्क, यानी कि जो अडल्ट है वो स्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए रेडी है। या फिर टू एवरी अडल्ट मेंबर ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड विलिंग टू डू स्किल्ड मैनुअल वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है कि जो मनरेगा है उसके अंदर जो 100 डेज का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी वो किसे दी जाती है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टू मतलब कि रूरल हाउस होल्ड के अंदर जो एवरी अडल्ट मेंबर है जो कि अनस्किल्ड काम करने के लिए रेडी है उसको जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाती है मनरेगा के अंदर। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट बात करते हैं, which government initiative launched as a part of a poverty reduction strategy aims to connect unconnected habitants through all weather routes, targeting habitations with population of 500 in plain areas and 215 special category states, fostering rural connectivity। ठीक है, तो एक ऐसा गवर्नमेंट इनिशिएटिव जिसके द्वारा जो हमारे रूरल हाउस होल्ड थे या फिर जो रूरल एरियाज थे उनको जो है वो कनेक्ट किया गया था देश के बाकी हिस्सों के साथ, जिसके लिए ऑल वेदर रोड जो है यहाँ पर बनाए गए थे, जिसके द्वारा मेनली ऐसे ऐसी रूरल एरिया जहां पर मतलब ऐसे रूरल एरियाज जो कि प्लेन एरिया में अंदर आते हैं और वहां की जो पॉपुलेशन है 500 है, और ऐसे रूरल एरियाज जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं और वहां की जो पॉपुलेशन है वो 250 है, उनको जो है देश के बाकी हिस्सों के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाए ताकि उनकी भी डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। तो ये स्कीम कौन सी थी, प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, या फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक ऐसी स्कीम जिसके द्वारा
और वेदर रोड्स बनाकर हमारे जो रूरल एरियाज हैं उनको देश के बाकी के हिस्सों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश जो वो की गई थी, ताकि वो बाकी देश के साथ वो भी एरिया जो है वो डेवलप हो सके। तो इस स्कीम का क्या नाम है? प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, या फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए। एनीबॉडी फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डैश योजना aims to offer gainful employment opportunities to urban unemployed or underemployed individuals to encourage the establishment of self-employment ventures और provides wage employment for urban poor। ठीक है, तो एक ऐसी स्कीम जो कि बेसिकली अर्बन एरियाज के लिए लेकर आई गई थी, यानी कि अर्बन एरियाज के अंदर ऐसे इंडिविजुअल्स जो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड है, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर बेसिकली हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है फाइनेंशियल हेल्प के द्वारा कि खुद के वो अपना खुद का यहाँ पे जो है वो बिजनेस करें। ठीक है, और जो खुद का बिजनेस नहीं करना चाहते उन्हें एक वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जा सके। तो वो कौन सी यहाँ पर स्कीम है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्कीम जो है वो अर्बन एरियाज के अंदर लेकर आई गई थी, यानी कि अर्बन एरियाज के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास काम नहीं है या फिर उनके स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जा सके। तो ऑप्शन सी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कार्य वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना स्ट्राइव टू अपलिफ्ट द लिविंग कंडीशन ऑफ। देखो, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई स्कीम जो है वो लॉन्च की थी वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना को, जिसका जो मेन पर्पस था वो जो स्लम डेवलप्स है, जो स्लम्स में रहते हैं उनकी जो लिविंग कंडीशंस है उनको सुधारना, उनको इंक्रीज करना, ताकि उनकी डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। तो मेन फोकस किसके ऊपर था इस स्कीम का? स्लम डेवलपर्स के ऊपर था। किसके ऊपर था? स्लम डेवलपर्स के ऊपर। क्लियर है आपको? यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which act aims at providing subsidized food grains to approximately 2/3 of the India's population? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा एक्ट था जिसका मेन फोकस यही था कि हमारे जो इंडिया के पॉपुलेशन है उसके जो टू थर्ड है, जो इंडिया का टू थर्ड पॉपुलेशन है उसको सब्सिडाइज फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड करना, ताकि उन्हें खाना मिल सके, वो कोई भी पर्सन जो है वो भूख की वजह से ना मरे। ऑप्शन है द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, या फिर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इज अ करेक्ट आंसर। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने बेसिकली रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल बी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है रूरल पॉपुलेशन के लिए, उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर मैसेज करके जरूर बता जाएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो भी हमारे चैनल पर जो है वो लेते रहते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने सेंट्रल बैंकिंग के मॉड्यूल बी को जो है वो डिस्कस कर लिया है, तो उसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आईटीडीबी के भी जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, तो एचआरएम के भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इन वीडियोस को भी जरूर यहाँ पर गो थ्रू कर लीजिएगा, अगर आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो एचआरएम है या फिर आईटीएनडीबी है या फिर सेंट्रल बैंकिंग है। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं, और इसी तरीके से हम आगे भी आपके लिए जो क्लासेस हैं वो लेकर आते रहेंगे, ताकि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। आपने हमें इसी तरीके से सपोर्ट करना है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। और साथ के साथ हमारे जो कोर्सेज है उन्हें भी जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर आप सिस्टमैटिक वे में अच्छे तरीके से इलेक्टिव सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है
वो करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।